गाइस, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस। तो अभी चल रहा है आपका रेलवे एनटीपीसी का क्लास। लेकिन कुछ लोगों का ये डाउट है कि क्या ये सिर्फ रेलवे एनटीपीसी के लिए है। तो नहीं मेरे दोस्त, ये सिर्फ रेलवे एनटीपीसी के लिए नहीं है। ये जीएस का सेशन है और जीएस जितने भी एग्जाम होते हैं जीएस में सबका सेशन एक ही रहता है। आपको एक ही तरह से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और मैं तो यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस लेने का कोशिश कर रहा हूँ जो भी प्रीवियस ईयर्स के हैं। और एक एग्जाम का दूसरे एग्जाम में पूछना ये बहुत पुराना ट्रेंड है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, आपको अच्छे क्वेश्चंस का अगर कलेक्शन चाहिए तो आप यहां से क्लास कर सकते हो और अपना तैयारी बूस्टअप कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी एसएससी एग्जाम में अगर अपेयर होना चाहते हो तो भी उसके लिए भी ये बेस्ट सॉल्यूशन है। आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आपको वो टेंशन नहीं लेना है। एनटीपीसी तो सिर्फ एक नाम का एक रेलवे का क्लास चल रहा है, लेकिन जीएस का पोर्शन सबके लिए एक ही होता है, ठीक है। तो आप बेझिझक अपना क्लास करो और अच्छे से इसको तैयारी करो। देखो सारे एग्जाम में आपको हेल्प मिलेगा। और जो भी पुराना क्लास हो चुका है अभी तक जिस भी सब्जेक्ट का, उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से जाके देख लो। और सारे क्लास को आप शुरू से लास्ट तक अच्छे से देखो ताकि आपको जो भी मैं बेनिफिट देना चाहता हूं वो आपको मिले और आप उसका बेनिफिट ले पाओ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि आईएसटी तथा जीएमटी में समयांतराल है, यानी समय का अंतर कितना है आईएसटी और जीएमटी में। आईएसटी का मतलब होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जीएमटी का ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। और इन दोनों के बीच कितना अंतर है, यह है 5.5 घंटा का, आप जानते हो, ठीक है। आईएसटी किस लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं, यह है 82.5 डिग्री, ठीक है। 82.5 डिग्री ईस्ट इसको बोलते हैं हम लोग अपना आईएसटी, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। अब यहाँ पे आपको या तो नैनी दिया जा सकता है या मिर्जापुर भी मिल सकता है, ठीक है। तो 82.5 डिग्री ईस्ट जो है यह मिर्जापुर से गुजरती है या नैनी से गुजरती है, दोनों में से कोई भी आपको मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति कैसी होती है। तो देखो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, इसमें से चलिए एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। एक समान रहता है, पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर घूमती है तो क्या इसका गति एक समान रहता है, नहीं, ठीक है। जब यह सूर्य के पास आएगी तो इसका स्पीड बढ़ जाएगा और जब सूर्य से दूर जाएगी तो इसका स्पीड घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब उनके बीच दूरी बढ़ती है तो घटती है तथा इसके विपरीत भी सत्य है। ये आपका सही है। अभी मैंने आपको बताया कि जब सूर्य के पास पृथ्वी आती है तो इसका जो स्पीड है वो बढ़ जाता है और जब सूर्य से दूर जाती है तो इसका स्पीड घट जाता है, ठीक है। तो आपका स्टेटमेंट 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। दो स्थानों के समय को कौन प्रभावित करता है। आप जानते हो कि समय यानी आपका डेट लाइन और टाइम लाइन, ये दोनों किस पे डिपेंडेंट है, ये सिर्फ और सिर्फ देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड रेखा पर ही डिपेंडेंट रहता है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज होने का कोई चांस ही नहीं बनता है। अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हुए तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे आप अच्छे खासे फंस जाओगे, ठीक है। इस कारण से इन सब चीजों को क्लियर रखो। मैंने बार बार बताया आपको कि डेट और टाइम, ठीक है, ये दोनों कौन निर्धारित करता है, ये दोनों लॉन्गिट्यूड निर्धारित करता है यानी देशांतर निर्धारित करता है। इसमें लैटिट्यूड का कोई चर्चा ही नहीं है। तो आपका ये सारा ऑप्शन जो भी है लैटिट्यूड वाला वो अपने आप खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का अधिकता होता है। किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। तो ये है जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सोइल। एलुवियल सोइल जो होते हैं इन मिट्टियों में, इन सोइल में कार्बनिक पदार्थ का अधिकता होता है। और भारत में अगर मैं बोलूं सर्वाधिक उपजाऊ भूमि कौन सी होती है या सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो यही है, ठीक है। और ये नदियों तथा पवनों के द्वारा प्रवाहित होकर लाई जाती है, जिसके कारण से इसमें जो ह्यूमस कंटेंट है वो भी ज्यादा होता है और यह बहुत अधिक उपजाऊ होता है। नदी घाटी क्षेत्र में आपको मिल सकता है, तटीय क्षेत्र में मिल सकता है, डेल्टा क्षेत्र में मिल सकता है, ठीक है, इस तरह की मिट्टियां। अगला क्वेश्चन है कि आइसोक्रोन वे रेखाएं हैं जो ऐसे स्थलों को जोड़ती है जो समान है। आइसोक्रोन ये टर्म याद रखना। आइसोक्रोन क्या होता है, इसका हिंदी में होता है समकालिक रेखा, ठीक है, समकालिक रेखा। अब देखो यहां से हिंदी में अगर इंग्लिश में किसी को प्रॉब्लम होगा तो हिंदी में थोड़ा सा उनको समझ में आ गया होगा। समकालिक, काल आया, काल मतलब समय होता है, तो एक बिंदु से यात्रा काल, ठीक है, वैसे स्थान को मिलाने वाली रेखा जहां एक बिंदु से यात्रा करने में समान समय लगता हो उसको बोलते हैं समकाली या आइसोक्रोन। अब इसमें बहुतों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये हुआ क्या।
अब देखो मैं यहाँ पे एक बिंदु पॉइंट आउट करता हूँ, ये यहाँ से आपको चलना है और यहाँ पे मान लो ये है पटना और यहाँ पे मैं इसको डिसाइड करता हूँ ये है रांची। मैंने बोला दोनों के बीच में समान डिस्टेंस है, सॉरी समान समय लगता है दोनों के बीच में ट्रेवल करने में, यहाँ से भी 10 घंटा यहाँ से 10 घंटा। तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसको बोलेंगे आइसोक्रोन। ठीक है, तो आपको बस मैंने एग्जांपल देके समझाने का कोशिश किया, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता के समस्या का समाधान क्या है। तो मिट्टी में जो खारापन पाया जाता है यानी उसका जो सैलिनिटी है बहुत ज़्यादा सॉल्टी हो जाता है मिट्टी, और उसका क्षारीयता यानी बेसिक प्रॉपर्टी जो हो जाते हैं बहुत अधिक बेसिसिटी आपको देखने को मिलता है मिट्टी में, किसी भी मिट्टी में मिल सकता है। तो इसको अगर हल करना हो आपको तो क्या आप करोगे, मिट्टी में क्या कर सकते हो। तो इसको हल करने के लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किस चीज को खत्म करने के लिए, खारापन और क्षारीयता को खत्म करने के लिए। अब देखो ये जिप्सम का प्रयोग तो आपने देखा, ये बस एक स्टेप है। ठीक है, अभी के क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए इसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस बनते हैं जो आपसे इससे पूछे जा सकते हैं। देखो मिट्टी में अगर खारापन और आपका अल्कलिनिटी या बेसिसिटी अगर है, क्षारीयता अगर है, तो उसको दूर करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप अपनाया जाता है वो मिट्टी का जो ऊपरी भाग होता है, ठीक है, ऊपरी परत जो होता है उसको हटा देते हैं काट के, और शेष भाग जो बच जाते हैं उसमें आप गड्ढा थोड़ा सा कर लेते हो और खाद वगैरह जो होता है, ठीक है, नेचुरल जो होता है तालाब का जो नीचे वाला गाद होता है, ठीक है, आप देखते हो तालाब के नीचे बहुत कीचड़ वाला क्ले वाला मिट्टी बैठ जाता है, वो निकाल के उसमें डाल देते हैं और उसमें फिर आप मिला देते हो क्या क्या, जिप्सम, सल्फर एक्सेट्रा, ये सब चीजें मिला देते हो और इसको छोड़ देते हो। ठीक है, और जल से इसको भर देते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जो खेत का जो बचा हुआ पार्ट हुआ आपने जो काट के हटाया था, यानी इतना अगर ऊंचा आपका चारों तरफ है तो जो भी रेस्ट बचा हुआ पार्ट है वो सब आप जल से पूरा भर देते हो, यानी उन सब मटेरियल्स को मिलाकर जल भर देने के बाद उसको छोड़ देते हो। अब इसमें होता क्या है कि जो भी सैलिनिटी है, ठीक है, जो भी लवण है वो सब क्या होता है, वो सब जल में घुल जाते हैं और फिर बाद में आप उसको बाहर निकाल देते हो पानी को और फिर से फ्रेश वाटर से उसको बहुत देर तक चलने देते हो उसमें, उसके कारण से जो भी सैलिनिटी है वो सब खत्म हो जाता है। और बेसिसिटी जो है उसको खत्म कौन कर देता है, ये जिप्सम खत्म कर देता है। और जिप्सम बहुत रिच कंटेंट होता है किसका, कैल्शियम का। तो आप सोइल में कैल्शियम भी घुल जाता है, सोइल में कैल्शियम भी चला जाता है, इसके कारण से वो थोड़ा हेल्दी हो जाता है। ये स्टेप है, इसमें आपका जो पानी वाला था जल से भर देना और फिर जल में उसका सॉल्ट का घुलना और फिर उसको निकाल देना, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को भी आपको फ्रेम करके दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान पर 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। देखो ये क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको अलग अलग तरह से पूछा जाता है। 22 दिसंबर, अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन को पढ़ते हुए आपको ये लग रहा होगा कि आपको आंसर आता है, पर जैसे ही आप ऑप्शन पे जाते हो आपको आंसर नहीं आता है। मेलबर्न, मॉस्को, मैड्रिड, मद्रास, अब आप क्या करोगे। अब देखो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन कहाँ होता है, आपको बस एक ही चीज याद रखना है, मैं बार बार बोलता हूं, ये है आपका उत्तरी गोलार्ध, ये है दक्षिणी गोलार्ध, ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, अब देखो कि आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सब चीज याद रखना है, यानी उत्तरी गोलार्ध का सब चीज याद रखना है और उसका अपोजिट हो जाएगा आपका दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें याद रखनी है, 21 जून और 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हुआ, तो यहाँ पे 21 जून को क्या हो जाएगा, सबसे छोटा दिन। ठीक है, और 22 दिसंबर को यहाँ पे सबसे बड़ा रात होता है, कहाँ, उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और सबसे छोटा रात हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन सबसे पहले क्या दिया, 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन, तो बात किया जा रहा है दक्षिणी गोलार्ध का, ये तो आपका क्लियर हो गया। अब यहां से ये क्लियर करने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा इसमें जगह जो दिया हुआ है वो दक्षिणी गोलार्ध में है। तो देखो इसमें से मेलबर्न है। ठीक है, मेलबर्न में 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होगा। अब मेलबर्न कहाँ है, मेलबर्न आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया के आसपास क्या, ऑस्ट्रेलिया में ही है, आप जानते हो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का ही एक शहर। ठीक है, अब देखो अगर ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, ये है आपके सदर्न हेमिस्फीयर में। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखाता हूँ। देखो ये है आपका पूरा वर्ल्ड का मैप, ठीक है, ग्लोबल मैप है, और यहाँ पे देखो ये बीच में जो है ये है आपका इक्वेटर। ठीक है,
इक्वेटर, और इससे ऊपर जो हो गया ये हो गया आपका नॉर्थर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध, और इससे नीचे जो गया ये हो गया सदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ जो कंडीशन मैंने बताया 22 दिसंबर और 21 जून का, ये इससे ऊपर होगा ये इससे नीचे होगा। अब आपको थोड़ा सा ट्रेडिशनल क्वेश्चन से हटके भी पढ़ना होता है। जो अभी आपने क्वेश्चन देखा ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें से आपको किसी जगह का भी नाम दिया जा सकता है। तो यहाँ देखो ऑस्ट्रेलिया का जगह था एक मेलबोर्न, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे है मेलबोर्न। तो अब क्लियरली है ना, क्लियर दिख रहा है आपको, ये क्लियर है कि यहाँ पे ये सदर्न हेमिस्फीयर में है, तो 22 दिसंबर को सबसे लंबा दिन होगा। अब देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, अगर थोड़ा सा आपको मैप का ज्ञान है तो आप इसको आसानी से मार सकते हो और सबसे एक नंबर आगे बढ़ जाओगे। अब देखो मेरा टारगेट हमेशा ये रहता है कि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊं जो एग्जाम में आते हैं। एब्रप्ट क्वेश्चन नहीं कि मैं अपना फ्रेम कर लूं और फिर मैं आपको वो बताऊं, नहीं, एग्जाम में जो आए हुए हैं आपको उस तरह के क्वेश्चंस को हमेशा देखना होता है कि क्या अभी ट्रेडिशनली क्वेश्चन से हट के पूछा जा रहा है, क्योंकि ट्रेडिशनली तो आप जान ही रहे हो, लेकिन आप लोगों का एक वो नेचर सा हो गया है कि आप वही पढ़ते रहोगे जो आपने अभी तक पढ़ा है, आपको थोड़ा एडवांस आके नहीं पढ़ना होता है। यही कारण है कि बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम के बाद बोलते हैं बस थोड़ा सा और मेहनत करना, वहीं पे थोड़ा सा मेहनत और में आप रह जाते हो। अभी मैं थोड़ा सा भटका रहा हूं आपको, अभी बहुत सारे स्टूडेंट का ऐसा डिमांड है कि सर थियरी पढ़ाओ, और बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे आपको चैनल मिल जाएंगे जहाँ पे बहुत अच्छे से थियरी पढ़ाया जा रहा है। आपके पास कितना टाइम है? इन शॉर्ट आप थोड़ा सा वन थॉट आप देखो, आप क्यों इधर से उधर बरगला रहे हो खुद को? आप अगर एक सब्जेक्ट को अगर थियरी बढ़िया से अगर आप पढ़ना चालू कर दो, लास्ट में आप वही करोगे, आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे, ना थियरी पढ़ पाओगे ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ पाओगे। आपका एम क्या है, आप पहले वो डिसाइड करो, आपको क्या करना है। अगर अभी आप थियरी पढ़ने बैठ जाते हो, कोई भी एक टॉपिक को अच्छे से कवर करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं, ये आपको पता है। एक दिन में अगर एक सब्जेक्ट का आप क्लास करते हो या एक दिन में सभी सब्जेक्ट का अगर क्लास करते हो तो 5 से 6 घंटा आपका उधर चला जाता है। अगर 6 घंटा सिर्फ आप जीके पढ़ते हो तो कब आप मैथ पढ़ोगे, कब रीजनिंग पढ़ोगे, कब उसका प्रैक्टिस करोगे? थियरी पढ़ना काफी नहीं है, आपको प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक एग्जाम में आप कुछ भी नहीं अटेम्प्ट करके आ पाओगे। तो ये देखो, आप खुद को बरगलाओ मत, आप बहुत सारी चीज अभी अवेलेबल है, पर आपको क्या जरूरत है आप उसको देखो। ठीक है, मैं तो इस तरह के क्वेश्चंस का एक सीरीज में लाने वाला था, लेकिन आप लोगों का ये जो एक नेगेटिविटी है ना, उसके कारण से मैं बहुत सारी चीजों को बैकआउट करवा देता हूं। क्योंकि अब देखो, अगर मैं इतना मेहनत करके आपके लिए कुछ लाऊं और देखने वाले हो ही ना, तो फिर मेरा मेहनत बेकार चला जाता है। बहुत मिनिमम आप लोग देखते हो, कोई बात नहीं, जितने देख रहे हो मेरा एम ये रहता है कि भाई मैं आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाऊं। ठीक है, जब कभी आप लोग खुद रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे, मैं तो बार बार बोलता हूं कि आप लोग अपने ग्रुप को एक ऐसा बना लो ना, ताकि मैं आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड करवा सकूं, मैं वो सारी चीज को दे सकूं जो मैं देना चाहता हूं। लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है। जिस दिन आप लोग मुझे सामने में ऐसा दिखेगा कि बहुत सारे लोग सीखने को इच्छुक हैं। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना जो मैं बोलता हूं कि इसका आंसर करो कमेंट में, पर वो इग्नोर कर देते हैं। अब उनको क्या लगता है कि उनको वो चीज सीखने को मिल रहा है? नहीं, वो चीज सीखने को नहीं मिल रहा है। तो जो भी है, सबका अपना अपना इच्छा होता है। ये चीज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये जरूरत आपको है, मुझे इसका जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे तो पहले से आ ही रहा है, अब जरूरत आपको है। आप ये सोचो कि आपको किस तरह से लेना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका क्लियर हो गया। अगर आप करना चाहो इसमें थोड़ा सा, तो इन सारे देशों को भी एक बार देख लेना, क्योंकि देखो ये उत्तरी गोलार्ध में ये जो भी बच जाएंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट जगह, कुछ इंपॉर्टेंट देश जो सदर्न हेमिस्फीयर में हैं, इसको आप देख लो। जो सारे बच जाएंगे वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में हो जाएगा आपका। ठीक है, तो वहां से आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर दोबारा आते हैं तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उच्च दाब उपोष्णीय शांत पट्टियां जिन्हें अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता है, किसके मध्य है? तो अश्व अक्षांश, ये मैंने पहले वाले क्लास में भी बताया हुआ है कि अश्व अक्षांश यानी हॉर्स लैटिट्यूड, ये 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड को कहते हैं। दोनों हेमिस्फीयर में आपका या तो उत्तरी गोलार्ध हो या दक्षिणी गोलार्ध हो, दोनों में से 30 से 40 के बीच में जो होता है उसको। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 30 एवं 35 को अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से, बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर। मैंने क्या बोला था कि बाल्टी आप जानते हो, ये बकेट, इसमें हम लोग कील ठोके इसको उत्तर में फेंक देंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? कील नहर। क्या हो जाएगा? कील नहर। बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन जोड़ता है? कील नहर। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून है। क्या बोला जा रहा है? ग्रीष्म ऋतु में
तीव्र गर्मी एवं निम्न दाब के कारण विषुवत रेखा पार कर आने वाला मानसून कौन सा है? कौन सा मानसून है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून। अब देखो गर्मी के टाइम में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है आपको क्लियरली ये देखना है कि क्या बोला जा रहा है। विषुवतीय पछुआ पवन, ठीक है, विषुवतीय पछुआ पवन उस वक्त बहती है और वह उत्तर की ओर विस्थापित होती है और ये पवनें सागर से स्थल की ओर चलने लगती है और एशिया को प्रभावित करती है। इसे ही दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून कहते हैं। कौन सा कहते हैं? दक्षिण पश्चिम ग्रीष्मकालीन मानसून, जो हमारे यहाँ भी प्रेवेलेंट है। आप जानते हो ये जून के फर्स्ट वीक में ही आती है, ठीक है, और सबसे पहले जो वेस्टर्न घाट है उसको टच करती है और केरल वाले पार्ट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कयांत्रित या मेटामॉर्फिक सेल की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किससे होती है? कयांत्रित चट्टान या मेटामॉर्फिक रॉक का उत्पत्ति किससे होता है? किससे होता है ये देखो, या तो अग्नेय से हो सकता है या अवसादी से हो सकता है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि अग्नेय या अवसादी जो भी होता है। अच्छा, मेटामॉर्फ, आप वर्ड पे थोड़ा ध्यान दो तो मेटा का मतलब होता है चेंज और मॉर्फ का मतलब क्या होता है? ये जो इंग्लिश में मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। तो जिसका फॉर्म चेंज हो जाए, काया अंतरित, जिसका काया में अंतर आ जाए, उसी को बोलते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। यानी पहले से वो रॉक रह चुका है, वो या तो अग्नेय चट्टान होगा या अवसादी चट्टान होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव सेल है? जैव सेल है यानी जैव पत्थर है। कौन सा है जो जैव है? ये है आपका कोयला। देखो अलग अलग फॉर्म में पूछा जाता है। कार्बनिक कंटेंट वाला सबसे ज्यादा कौन है? ये है कोयला। जैव सेल कौन सा है? ये है कोयला, क्योंकि ये आपको पकड़ लेना है, क्योंकि कोयला जो बना हुआ है वह वनस्पतियों और बहुत सारे चीजों के जो भी जीवित सारे चीजें होंगे उनको पृथ्वी के बहुत अंदर वो जब चले गए होंगे और बहुत अधिक टेम्परेचर और दबाव में वो लोग परिवर्तित हो जाते हैं कोयले में। यहाँ से दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। अभी आया है तो मैं बता देता हूँ, आप इसको ध्यान रखना। यहाँ पे दो चीजें मैंने अभी बताया था कि जो भी आपके प्लांट्स वगैरह हैं, ठीक है, वनस्पतियां वगैरह बड़े बड़े हैं ये सब। और दूसरा ये, अच्छा यहाँ से पहले देख लो, ये एक है कोल यानी कोयला, दूसरा है पेट्रोलियम। अब दोनों में अंतर क्या है? कोल और पेट्रोलियम दोनों तो वनस्पति के अंदर से ही दबने से हुआ है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? दोनों के फॉर्मेशन में अंतर क्या है? तो जो भी स्थल वाला जो भी आपका वनस्पति था, यानी वृक्ष है या आपके अवशेष हैं, कोई भी जानवर वगैरह जो भी चीज है, ये मेनली इसमें वनस्पतियां जो भी आपके अर्थ के ऊपर है, ठीक है, जो अभी आप देख पा रहे हो, ये सब दब जाने के कारण कोल बन जाता है। लेकिन जो भी समुद्र के अंदर, समुद्र वाला जो भी वेजिटेशन है, ठीक है, वो सब जब अंदर चला जाता है, दब जाता है, तो ये पेट्रोल के फॉर्म में बदल जाता है। तो ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, आप इसको समझ लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइटी भवन उत्पन्न होता है। ये भवन नहीं, ये पवन है, ठीक है, आप इसको करेक्ट कर लेना। ये लेटेराइटी पवन है, ठीक है, लेटेराइटी पवन उत्पन्न होता है। अब देखो ये क्वेश्चन आपने कभी भी बुक में पढ़ा ही नहीं होगा, ठीक है, और आप कितना भी थ्योरी पढ़ लो ये क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। जब मुझे अभी तक नहीं मिला तो आपको कहां से मिलेगा? ये बस आपको लिंक करना होता है। जब बहुत ज्यादा डीप पढ़ते हो तभी ये सब चीजों के बारे में आपको पता चलता है। किसी भी जीके बुक में आपको अभी जो फिलहाल आप पढ़ रहे हो उसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आपको लिंक करना होता है, ठीक है। लेटेराइट आपने क्या पढ़ा है? लेटेराइट सॉइल पढ़ा है, लेटेराइट सॉइल। अब लेटेराइट सॉइल का निर्माण कहाँ होता है? अगर ये आपको पता चल जाए तो फिर आप लेटेराइटी पवन को मार सकते हो कि ये कहाँ होगा। लेटेराइट सॉइल का निर्माण वहां होता है जहां पे बहुत अधिक गर्म हो और ह्यूमिडिटी भी बहुत अधिक हो और मौसम चेंज होते रहता है, ठीक है। गर्म ह्यूमिडिटी मतलब बहुत फ्रिक्वेंटली ये सब होते रहता है। तो ये वाला कंटेंट जहाँ पे गर्मी भी बहुत अधिक हो और ह्यूमिडिटी भी बहुत अधिक हो, ऐसे क्षेत्रों में लेटेराइट सॉइल का निर्माण होता है। अब आपको पता चला होगा कि लेटेराइट सॉइल निर्माण करने वाली हवाएं जो है उसी को लेटेराइटी पवन कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में लेटेराइटी पवन चलती है। अब देखो होता क्या है, जो भी स्टोन्स है, लेटेराइट चट्टान जो है जिससे मिट्टी का निर्माण होता है, अब ये चट्टान ऐसे जगह में पाए जाते हैं जहाँ पे गर्म और आर्द्र हवा हो, आर्द्र मौसम हो। अब इसमें क्या होता है, जो हवाएं चलती है ये इसको घिसते घिसते हल्का हल्का इसको निकालते जाता है, ठीक है। अब घिसने के बाद ये क्या होता है, ये बहुत महीन कण में बन जाता है जो आके फिर डिपोजिट हो जाता है, जिसको हम लोग लेटेराइट सोइल बोलते हैं। तो इन्हीं पवनों को बोला जाता है, जो ये काम करती है उसको लेटेराइटी पवन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें एक और चीज आपको याद रखना है, लेटेराइट सोइल में सबसे अधिक किसका होता है? आपको पूछा जा सकता है लेटेराइट पवने जो है वो सबसे अधिक क्या निक्षेपित करती है, ये डिपोजिट करती है। तो इसमें देखो आयन ऑक्साइड और दूसरा एक और कंटेंट आपका सिलिका, ठीक है, दो तीन चीजें होंगी, आयन ऑक्साइड, सिलिका और आपका होगा पोटासियम, ठीक है, पोटास।
ये 2-3 चीजें हैं जिसमें जिसको जो लेटराइट सोइल में बहुत अधिक होता है। तो अगर डिपोजिशन आपको कभी आ जाए तो इन्हीं सब चीजों का होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कि समोच्च रेखाएं का दूसरा नाम, समोच्च रेखाओं का दूसरा नाम क्या है? समोच्च रेखा, समोच्च रेखा को कॉन्टूर लाइंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्टूर लाइंस। अब कॉन्टूर लाइंस का भी आपको दिख रहा है कि ऑप्शन में नहीं है नाम, तो अब दूसरा इसका क्या नाम है? दूसरा नाम है आइसोहिप्स। कहाँ है आइसोहिप्स? आइसोहिप्स 3 नंबर पे। ठीक है, आइसोहिप्स समोच्च रेखाएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉन्टूर लाइंस, और इसका दूसरा नाम है आइसोहिप्स। क्या होता है? आइसोहिप्स। अब समोच्च रेखाएं काम क्या करती है? आपने जो भी रिब्स पढ़ा है, उच्चावच पढ़ा है, ठीक है, जो समान एक फॉर्म में है, इनको दर्शाने वाली रेखा, इनको मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉन्टूर लाइंस। जो भी आपका जो भी जगह एक ही तरह का है, जैसे मान लो यहाँ पे पहाड़ है, तो इसको जो दर्शाएगी उस रेखा को बोलते हैं समोच्च रेखाएं। ठीक है, कॉन्टूर लाइन, जो सी लेवल से एक ही हाइट के चीजों को दिखाता है। देखो ये जो भी आपके आइसो लाइंस हैं, ठीक है, जो भी आइसो लाइंस हैं, चाहे जितने भी तरह के हों, उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से आप सारे खुद देख सकते हो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं सबको इंक्लूड नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाता है। मैं अगर एक ही वीडियो में बहुत सारे डिटेल्स को इंक्लूड करता हूँ तो इस कारण से आप लोग फिर पूरा वीडियो देखते नहीं हो और मेरा मेहनत बेकार चला जाता है। ठीक है, तो आप वहां से देख लो, इंपॉर्टेंट है। देखो आपको अभी ट्रेडिशनली नहीं पढ़ना है, मैं बार बार बोलता हूं, आपको थोड़ा सा जो आपने पढ़ा हुआ है उसको जल्दी से जल्दी रिवाइज करो। ठीक है, और डिटेल में, और क्वेश्चंस आप जितना लगा सकते हो उतना लगाओ, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एग्जाम में वही आपको हेल्प करेगा क्योंकि क्वेश्चंस आपके दिमाग में स्ट्राइक करता है और याद रहता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये विली विली, ये भी एक लिस्ट वाला क्वेश्चन है। यहां से आपको ये सारे लिस्ट याद करने हैं, इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जितने भी हवाएं हैं उन सब हवाओं को मैंने एक जगह कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करवाया। ठीक है, आप वहां से याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो विली विली का तात्पर्य क्या है? तो विली विली क्या है? अभी मैंने आपको बोला कि विली विली एक हवा है। ठीक है, अब ये कहाँ की हवा है ये आपको पता करना है। तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवाती तूफान। ठीक है, यह चक्रवाती हवाएं। तो विली विली क्या है? विली विली एक हवा है। सबसे पहला बात आपको यह याद रखना है, वह एक हवा है। अब हवा अगर हो गया, जिसके बाद क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवाती हवा है। कैसी हवा है? ये ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवाती हवा है या चक्रवाती तूफान है, ये भी आपको दिया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है कि एक हवा है। अगला क्वेश्चन है कि रिएक्टर स्केल से क्या नापा जाता है या मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे भूकंप मापते हैं हम लोग। ठीक है, और इस पे जो मार्किंग होता है वो भी आपसे पूछा जाता है। रिएक्टर स्केल पे मार्किंग होता है वो 1 से लेकर 12 तक का होता है। ठीक है, और इसमें अलग अलग लेवल के भूकंप आ सकते हैं। अगर 12 का भी भूकंप आ गया तो फिर पृथ्वी पे शायद कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता कितनी है? पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन की प्रतिशतता। अब यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है। ये क्वेश्चन मेरा इंक्लूड करने का एक मकसद था कि ये क्लियर नहीं किया गया है कि किस चीज में पूछा गया है। अगर पृथ्वी की संरचना का बात किया जा रहा है तो आपको क्रस्ट का बात किया जा रहा है। ठीक है, अर्थ क्रस्ट का। लेकिन अगर हम दूसरा सेंस में लें, एटमॉस्फेरिक कंटेंट में लें, तो भी आपके आंसर में नहीं है। तो अगर एटमॉस्फेरिक कंटेंट लेते हो तो 21% है, और अगर अर्थ क्रस्ट में लेते हो तो 46% है। अब दोनों में से कोई भी आंसर में नहीं था, इसी कारण से मैंने सही आंसर डाला भी नहीं है। मैंने वही क्वेश्चन इंक्लूड कर लिया जो क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन गलत था। अगर आपको कहीं पे इसका कोई भी आंसर मिलता है तो आप समझ लेना वो आंसर गलत है, क्योंकि पृथ्वी की संरचना में ऑक्सीजन का प्रतिशतता हो जाएगा 46%। ठीक है, क्योंकि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन है और यह है 46%। लेकिन अगर यहाँ पे एटमॉस्फेयर दे देता तो 21% होता। अगला क्वेश्चन है कि मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें ठंडी होती है, क्यों? मैदानों की अपेक्षा रेगिस्तान में रातें ठंडी होती है। आपको पता है कि दिन रेगिस्तान में गर्म होता है लेकिन रातें ठंडी होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण चलिए देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, कि बालू उष्मा का पृथ्वी की अपेक्षा अति शीघ्र विकिरण करती है, यानी रेडिएट करती है। अब देखो बालू जो कण होता है ना, उसका जो सरफेस होता है वो बहुत ही शाइनी सरफेस होता है, आप जानते हो, इसी कारण से वो चमकता हुआ भी नजर आता है। तो जैसे ही इस पे हीट पड़ता है, हीट वेव्स, सनरेज पड़ता है, ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है। इसी कारण से ये बहुत अधिक गर्म हो जाता है दिन में, क्योंकि वो अब्सॉर्ब ज्यादा नहीं करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जिसके कारण से सरफेस गर्म हो जाता है।
ठीक है। और रात में क्या होता है, अगर अंदर ऑब्जॉर्व करके रखता तभी तो रात में वो गर्म ज्यादा होता। ये इसने तो मैक्सिमम सब चीज रिफ्लेक्ट ही कर दिया, जिसके कारण से दिन में इसको तो गर्मी का एहसास हुआ आपको बालू को छूने पर, लेकिन रात में ये बहुत जल्द ठंडा हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे पृथ्वी या मिट्टी का बात करें तो मिट्टी क्या करती है, ये बहुत धीरे धीरे उसको अब्जॉर्ब कर लेती है सारा और रिफ्लेक्ट बहुत कम करती है, जिसके कारण से गर्मी इसके अंदर घुस जाता है और अंदर में बना रहता है। और फिर रात को भी ये बहुत ही स्लोली उसको रिलीज करता है, जिसके कारण से वो गर्मी तब भी रही जाती है। ठीक है, ये थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी है। और सेम प्रॉपर्टी आपको पानी और मिट्टी के साथ भी देखने को मिलता है, स्थलीय भाग और पानी के साथ। तो पानी बहुत धीरे धीरे अब्जॉर्ब करती है और बहुत धीरे धीरे रिलीज करती है, जिसके कारण से पानी ज्यादा देर तक गर्म रहती है, वहीं पे मिट्टी जल्दी ठंडा हो जाता है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सदाबहार वनों का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वन यानी एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है उष्णकटिबंधीय वन। अब यहां से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि सदाबहार वन कहां होता है? ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, यानी इक्वेटोरियल रीजन में, यहाँ पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, यहीं पे सदाबहार वन होता है, इसी कारण से उसको उष्णकटिबंधीय वन भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे बाहरी स्तर कौन सा है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, लेकिन अब आप ऑप्शन पे आओ। ठीक है, देखो, ट्रोपोस्फेयर, लिथोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर। अब आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस रखना है कि जो भी आपके ऑप्शंस में दिया हुआ है इसमें से सबसे भारी पूछा जा रहा है, तो इसमें सबसे भारी हो जाएगा आइनोस्फेयर। अब अगर आप कंफ्यूज हुए, आपके लिए दो खतरनाक यहाँ पे देखो हथियार रखा हुआ है, मेसोस्फेयर और लिथोस्फेयर। बस जैसे ही आप कंफ्यूज हुए, ये दोनों आप पे हमला कर देगा और आप सोचोगे कि ये तो हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, तो इसी दोनों में से कोई होगा। जबकि पता होगा आपको लिथोस्फेयर और मेसोस्फेयर से, मेसोस्फेयर आपका तीसरा है और आइनोस्फेयर चौथा है, लिथोस्फेयर तो कुछ है ही नहीं इससे रिलेटेड, ये तो अलग कैटेगरी ही अलग हो जाता है लिथोस्फेयर का। ठीक है, इसी कारण से आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइनोस्फेयर। अगला क्वेश्चन है कि विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? विषुवत रेखा पर दिन कितने घंटे का होता है? तो विषुवत रेखा यानी इक्वेटर पे आपको पता है कि मैक्सिमम जो हीट रेज है वो इक्वेटर रीजन पे ही पड़ता है, और यहाँ पे दिन ऑलमोस्ट 12 घंटा का होता है। ठीक है, कितने देर का होता है? 12 घंटे का। और जैसे जैसे फिर आप इक्वेटर से साउथ या नॉर्थ में जाते हो तो इसका ड्यूरेशन जो है वह कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? कॉफी किस क्षेत्र का पौधा है? तो ऑप्शन देखो, आप ऑप्शन देखते हैं, उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार, शीतोष्ण कटिबंधीय, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत लोग बिना सोचे समझे एक और दो, दोनों मार देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस में मैक्सिमम क्या होता है, जो बोथ ऑप्शन होता है वो, अरे एक सिंगल थॉट लगाओ, एक है उष्णकटिबंधीय, एक है गर्मी, दूसरा है ठंडा, तो दोनों में कैसे हो सकता है? इस कारण से आपका तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधे। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना नहीं आता है तो आप ये जानते हो कि कॉफी सबसे अधिक किस क्षेत्र में पाया जाता है? ये ब्राजील एरिया में पाया जाता है। और ब्राजील कहाँ है? अगर आपको ग्लोब का थोड़ा सा पता है तो ब्राजील आपके इक्वेटोरियल रीजन में पड़ता है। ठीक है, या नहीं अगर पता है तो अभी आप याद रख लो कि कॉफी जो है वह इक्वेटोरियल रीजन में ही उगता है ज्यादा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय झाड़ीदार पौधे के रूप में कॉफी उगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ा जाता है तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप समुद्र से, आप ध्रुव की तरफ, समुद्र में हो, आप समुद्र से क्या, समुद्र में हो और ध्रुव की तरफ यानी इक्वेटर की तरफ आप बढ़ रहे हो, तो लवणता जो उसका सैलिनिटी है उस पर क्या फर्क पड़ेगा? तो उसका सैलिनिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। ध्रुव पर बढ़ने के साथ साथ ही, ध्रुव की तरफ बढ़ने के साथ साथ ही उसका सैलिनिटी क्या होता है? बढ़ता जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है वाष्पीकरण। ठीक है, वाष्पीकरण तथा लवण की मात्रा में सीधा संबंध है। जितना ज्यादा वाष्पीकरण होगा उतना ज्यादा लवणता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा स्टेटमेंट है ये। ठीक है, जितना अधिक वाष्पीकरण होगा यानी एवोपरेशन होगा, पानी में सैलिनिटी का मात्रा उतना ही अधिक होगा। क्यों होगा? आप देखो, ये था पानी पहले से भरा हुआ, अब इसमें पानी एवोपरेट हो गया तो बचा क्या? बचा तो नमक ही ना। इस कारण से आप जितना इक्वेटर के पास आओगे यहाँ पे हीट ज्यादा होगा, जिसके कारण से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा हुआ तो यहाँ पे सैलिनिटी भी ज्यादा होगा। अब देखो, इसको रटना ही नहीं पड़ेगा आपको, आपने अगर समझ लिया एक बार। जैसे जैसे इक्वेटर की तरफ जाते हो हीट कम होता है, इसके कारण से पानी इवेपोरेट कम होता है और इसके कारण से उसका सैलिनिटी भी कम होता जाता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आया होगा। ठीक है,
तो जब ध्रुव की ओर बढ़ते हो समुद्र में तो क्या होता है, सैलिनिटी इसका घटता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि डोलड्रम क्या है। तो डोलड्रम क्या है ये मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, डोलड्रम क्या है। अब देखो लेकिन ऑप्शन अगर देखोगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हो। चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। निम्न दाब का मेखला, उच्च दाब का मेखला, विषुवत रेखा के दोनों तरफ 10 अक्षांश तक का होना, इनमें से कोई नहीं। अब बहुत लोग तो ये मार देंगे पर ये गलत है, आपका हो जाएगा निम्न दाब का मेखला। ठीक है, अब ये गलत क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ था कि 10 डिग्री इसका पूरा विड्थ है, ना कि विषुवत रेखा से। विषुवत रेखा से तो इस तरफ 5 इस तरफ 5 है। टोटल विड्थ अगर बोलेगा तो आपका 10 डिग्री हो जाएगा, जिसमें 5 नॉर्थ में है 5 साउथ में है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना होता है। अब आपको यहां से एक चीज और पता चल गया, ये क्या है, ये निम्न दाब का क्षेत्र है। ये निम्न दाब का क्षेत्र है और यहाँ पे हवाएं नॉर्मली जो होता है वो बहुत ही शांत होती है। ठीक है, तो ये आपका डोलड्रम या शांत पेटी भी इसको हिंदी में कहते हैं। ये आपका हो गया। अगला क्वेश्चन और आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है कि अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है। अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, तो आप तो जानते हो अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है, ये संबंधित है भूकंप से। लेकिन अब जो आपको कमेंट में आंसर करना है वो ये है कि अभिकेंद्र, इसका इंग्लिश होता है अधिकेंद्र, इसका इंग्लिश होता है एपिसेंटर। ठीक है, एपिसेंटर और फोकस में क्या अंतर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद आप सभी को आता होगा। आप इसको कमेंट में आंसर करके बताओ कि एपिसेंटर और फोकस में क्या डिफरेंस है। अगर मैक्सिमम कमेंट्स आएंगे तो ये मैं अगले सेशन में इसको एक्सप्लेन करूंगा, अगर नहीं आएंगे तो फिर नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोगों को जरूरत ही नहीं है उसका। चलिए, अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर सकते हो, ताकि हर कोई इससे कुछ सीख पाए और अपने एग्जाम को अच्छे से प्रिपेयर कर पाए। और मुझे भी देखने को मिले कि आप लोग भी अपने इस चैनल के लिए कुछ कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये आपका अपना है, जितना करोगे उतना बेनिफिट आपको होगा, क्योंकि जितना अधिक लोग मेरे साथ जुड़ेंगे मैं आपको उतना ही जबरदस्त क्वेश्चंस और अच्छे अच्छे चीजों से आपको मैं आपके सामने मैं लेकर आऊंगा, ताकि आप बहुत अधिक सीख पाओ और कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आपसे छूट पाए। चलिए फिर से मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।